इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते किसी ऐसे फ़ंड में जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को मिरर करता है, बेंचमार्क इंडेक्स को, तो उसने तकरीबन इस पे 50 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमा लिया होता। ये डबल से भी ज़्यादा है 172% रिटर्न के मुकाबले में जो कि S&P 500 इंडेक्स यानी अमेरिकन स्टॉक मार्केट ने दिया इसी अरसे के दौरान, और 4 गुना ज़्यादा है 80% रिटर्न से जो इसी अरसे के दौरान FTSE 100 यानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स ने दिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स मेरा किलिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। समा मनी के इस वीडियो क्लिप को ज़रा गौर से देखिए। इस वक्त स्टॉक मार्केट में ग्रैंड सेल लगी हुई है। जब वो पैसे आप लगाएंगे तो वो इन्वेस्ट हो जाते हैं, और अगर कुछ साल आप इसको इन्वेस्ट रहने दें तो हज़ारों रुपए की इन्वेस्टमेंट लाखों में और लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करोड़ों में बदल जाती है। स्टॉक मार्केट की तारीख ये बताती है कि मार्केट जब भी क्रैश होती है ऐसा ही होता है कि सेल लग जाती है, यानी कि अच्छी से अच्छी कंपनीज़ के शेयर जो अदरवाइज़ बहुत ही महंगे होते हैं वो भी क्रैश कर जाते हैं और बहुत ही सस्ते दामों आपको मिल रहे होते हैं। और एक बार फिर से मार्केट क्रैश हो गई है और इसका मतलब आप समझ गए। ये वीडियो मैंने की थी मार्च 2020 में, और उस वक्त कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन्स हो रहे थे उसका एक रिएक्शन आया था और मार्केट क्रैश हो गई थी। और मैंने एक एनालॉजी बोरो की थी जो शॉपिंग मॉल्स में सेल्स होती हैं उससे, और कहा था कि एक मेगा सेल लगी हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। 5 शेयर्स की एग्जांपल भी दी थी मैंने, जो इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि अपने पीक प्राइस से 3 4 5 गुना सस्ते लगे हुए हैं। और ये एक्सप्लेन किया था कि क्रैश से फिर बूम और फिर बूम से क्रैश और फिर बूम, ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है मार्केट्स के अंदर। अगर मार्केट्स गिरती हैं तो मार्केट्स चढ़ती भी हैं, और कहा था कि मार्केट क्रैश हुई है तो अब समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। उस वक्त जो मैंने वीडियो की थी तो KSE 129,000 पॉइंट्स के लेवल पर था, और अभी जनवरी में वो क्लोज़ हुआ है 1,84,000 पॉइंट्स के लेवल पर। ये तकरीबन 530% रिटर्न है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते किसी ऐसे फ़ंड में जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को मिरर करता है, बेंचमार्क इंडेक्स को, तो उसने तकरीबन इस पे 50 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमा लिया होता। इस अरसे के दौरान हम 100% इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी इसको एडजस्ट करते हैं तो भी 430% का ये रिटर्न बनता है। बल्कि अगर आप डॉलर में भी कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये तकरीबन 460% रिटर्न बनता है। ये डबल से भी ज़्यादा है 172% रिटर्न के मुकाबले में जो कि S&P 500 इंडेक्स यानी अमेरिकन स्टॉक मार्केट ने दिया इसी अरसे के दौरान, और 4 गुना ज़्यादा है 80% रिटर्न से जो इसी अरसे के दौरान FTSE 100 यानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स ने दिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स मेड अ किलिंग वर्सेस इन्वेस्टर्स इन द US और इन द UK। ऐसी इन्वेस्टमेंट क्लास जिसने इन्वेस्टर का पैसा ऑलमोस्ट हर साल डबल किया हो पिछले 3 4 सालों में, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंप्लीट हो ही नहीं सकता जब तक आपके पास इक्विटी मार्केट का यानी स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर ना हो। और लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जो पास्ट की परफॉर्मेंस है वो इस बात की गारंटी या इंडिकेशन नहीं है कि फ़्यूचर की भी परफॉर्मेंस ऐसी ही आएगी। मसलन इस वक्त जो बुल रन चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि 2026 में भी ये रैली कंटिन्यू रहे, क्योंकि हर बुल रन का, हर रैली का कोई ना कोई एंड होता है। उसके बाद एक स्लम्प आता है, करेक्शन आती है, मार्केट जो है फ्लैट रहती है, गिर भी जाती है। वो साल चले, 2 साल 3 साल चलता है कुछ अरसे, लेकिन फिर मार्केट दोबारा ऊपर भी वापस आती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी 5 साल उससे ज़्यादा अरसे के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको हमेशा प्रॉफिट होता है। ये आप हिस्टोरिकल डेटा से भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर किसी को मार्केट की ज़ीरो नॉलेज है, समझ भी नहीं है, फाइनेंशियल स्किल्स नहीं है उसके पास, और या अगर फाइनेंशियल स्किल्स हैं भी लेकिन उसके पास वक्त नहीं है कि वो इंडिविजुअल स्टॉक्स को स्टडी करे, इंडिविजुअल कंपनीज़ को स्टडी करे कि किसका शेयर प्राइस ज़्यादा ऊपर जाएगा, किसने ज़्यादा डिविडेंड देना है, तो भी मसला नहीं है। क्योंकि जो रिलेटिवली सेफ़र तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने का, वो है इंडेक्स बेस्ड फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। इसके दो तरीके हैं, या तो आप किसी म्यूचुअल फ़ंड में चले जाएं, और उसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े फ़ंड्स नज़र आ जाएंगे। मेरे पास खुल नहीं रही लंदन में, पता नहीं फॉर सम रीज़न, लेकिन पाकिस्तान में जब मैं था तो ये वेबसाइट में फ्रीक्वेंटली चेक करता था। वैसे हर बड़े बैंक में पाकिस्तान में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज़रूर होती है जो म्यूचुअल फंड्स चला रही होती है, जो एक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके अंदर लाजमी कोई
ऐसा फ़ंड होगा जो KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता होगा। अगर आप मुफैप की वेबसाइट नहीं, म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बैंक अल-फलाह का भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी नज़र आएगी, आपको अल-मिज़ान बैंक का भी जो है वो म्यूचुअल फ़ंड नज़र आएगा, आपको HPL का भी नज़र आएगा, UBL, नेशनल बैंक और NIT वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चेक कर लें कौन अच्छा रेप्यूटेबल है, ज़्यादा जिसकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, जो फ़ीस थोड़ी कम चार्ज कर रहा हो, जिसकी ऐप ज़्यादा स्मूथ हो। तो मेरे ख़्याल में ये क्राइटेरिया अच्छा होगा सेलेक्ट करने के लिए। फिर ज़्यादातर देखें कौन है जिनके इंटरव्यूज़ बड़ी पब्लिकेशंस में आते हैं, जैसे बिज़नेस रिकॉर्डर हो गई, ब्लूमबर्ग हो गया, ठीक है, प्रॉफिट मैगज़ीन हो गया। इसमें जहाँ जो ज़्यादातर लोग कोट हो रहे हैं और जिनके कमेंट्स पढ़ के आपको लग रहा है कि यार दे नो देयर जॉब, तो ऐसी कंपनीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए आप एंट्री ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि फिर आप किसी ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। उसके लिए भी आपको एक लाइसेंस ब्रोकर की ज़रूरत होगी। आप गूगल भी करेंगे SECP लिस्टेड लाइसेंस ब्रोकर इन कराची और इन पाकिस्तान, या PSX लिस्टेड ब्रोकर्स इन पाकिस्तान, तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। टॉप के जो ब्रोकर्स हैं, बल्कि आपको अखबारों में भी उनको नज़र आता होगा, उनके मनी मैनेजर्स के अक्सर कोट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे हैं, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ है, इंटर मार्केट सिक्योरिटी है, के ट्रेड है, AKD है, आरिफ हबीब, बहुत सारे हैं। इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अपना म्यूचुअल फ़ंड डिसाइड कर लिया या ब्रोकर डिसाइड कर लिया, तो फिर आपने अपना अकाउंट खोलना है, उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना है, उसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होती है। चाहे आप म्यूचुअल फ़ंड में करें या ETF में करें, तो मार्केट रिस्क तो आप ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा, जैसा कि हिस्टोरिकल डेटा बताता आया है। अब ये लॉन्ग टर्म 5 साल भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है, 10 साल भी होता है। लेकिन अगेन टैक्स का भी बेनिफिट है। अगर आप 5 साल से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो सिर्फ 2.5% कैपिटल गेंस टैक्स होगा आपके प्रॉफिट पे, और शायद 6 साल के बाद वो भी 0% पे चला जाता है। आई डोंट नो, उन्होंने अब लेटेस्ट बजट में चेंज कर दिया हो तो पता नहीं, लेकिन लेटेस्ट तो यही था जितना मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। दूसरा ये कि आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना होता है, यानी हर महीने अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा जो है वो आप इन्वेस्ट करते रहें, ताकि आपका प्रॉफिट भी कंपाउंड होता रहे। और जब भी आप कोई ETF सेलेक्ट करेंगे या म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे, उसमें चेक कीजिएगा कि अगर आपको एक्यूमुलेटिव ETF या एक्यूमुलेटिव म्यूचुअल फ़ंड का ऑप्शन मिल रहा है और आप वेट करना चाहते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो एक्यूमुलेटिव ऑप्शन चूज़ कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मत कीजिएगा। एक्यूमुलेटिव से ये होता है कि आपके जो प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट हो जाते हैं, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो कंपाउंड होता रहता है और ज़्यादा बड़ा गेन मिलता है आपको। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव ETF में क्या होता है कि जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा वो फिर आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो चाहते हैं अपना प्रॉफिट साथ साथ यूज़ करते रहें। मसलन कोई 55 साल 60 साल की एज में है, जिसको पता है कि यार मुझे एक फ़िक्स्ड इनकम या जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो मुझे चाहिए, तो जो वो डिविडेंड मिल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिविडेंड ETF का ऑप्शन चूज़ करेगा, ताकि वो साथ साथ उसको यूज़ करता रहे। उसके अलावा ये भी ध्यान में रखें, ऐसा कोई पैसा इन्वेस्ट ना कर सकें जिसको लूज़ करने से आपको प्रॉब्लम आए। अगर आप अपने पैसे लॉक कर सकते हैं 3 साल 5 साल के लिए, तो वही पैसे इन्वेस्ट करें। उसका एक आसान तरीका ये होता है, जो मैं अपनी पास वीडियोज़ में भी बताता रहा हूँ, कि आप 6 महीने का अपना जो ख़र्चा होता है मंथली, यानी अगर फ़र्ज़ करें किसी का 1 महीने का ख़र्चा 50,000 है, तो टाइम्स 6 कर लें उसको, कितना 3 लाख बन जाएगा शायद। 3 लाख रुपए आप साइड पे कर लें, ताकि आपको जब अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, कोई ख़र्चा आ जाता है आपके सर पे, गाड़ी की मुरम्मत करानी है या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या कोई भी ऐसा ख़र्चा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, वो एकदम से आ गया, बड़ा ख़र्चा जो आपकी सैलरी से नहीं निकल सकता, तो उस वक्त आपको अपनी जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है वहाँ से ना निकालना पड़े। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहे हैं तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन क्या पता उस वक्त मार्केट लॉस में चल रही हो, तो अगर आपका इमरजेंसी फ़ंड साइड पर होगा तो आप वहाँ से पैसे निकाल लेंगे, अपनी मार्केट में लॉस लेकर नहीं निकलेंगे। यही वजह है कि अक्सर लोग स्टॉक मार्केट से बर्न हो जाते हैं, फिर वापस कभी नहीं आते। और दूसरा इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि एक फ़ंड में ना इन्वेस्ट हो। इक्विटी तो इज़ वन एसेट क्लास। मैं पूरी एक सीरीज़ कर रहा हूँ इसमें, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है। इसमें फ़िक्स्ड इनकम कवर की है, प्राइस बॉन्ड कवर किया है, आपका गोल्ड कवर किया है, उसके बाद आई थिंक डॉलर भी कवर किया, और आज ये इक्विटी मार्केट भी कवर कर लिए। तो 5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। रियल एस्टेट भी करूँगा, क्रिप्टो भी करूँगा। तो जो भी 7 8 10 एसेट क्लासेस मुझे समझ में आएंगी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, हम उन सबको कवर करेंगे। तो एक फ़ंड के अंदर रखना नहीं सही स्ट्रैटेजी होती, क्योंकि सिक्लिकल मूवमेंट्स होती हैं अक्सर एसेट क्लासेस में। जैसे जब हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट होता है या पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने वाला होता है, तो उन दिनों में अक्सर आप हिस्टोरिकल डाटा उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। डॉलर वाली वीडियो में जिक्र किया था, स्टॉक मार्केट इतना अच्छा रिटर्न नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप IMF में जाते हैं, स्टेबिलिटी आती है थोड़ी सी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, और नॉर्मली आप कह लें जब इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होते हैं,
तो उस सूरत में जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा रिटर्न देती है। और ये चीज़ें देखनी होती हैं। इसी तरह गोल्ड और इंटरेस्ट रेट का भी एक रिलेशनशिप है इनवर्स, के इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो गोल्ड प्राइस नीचे जाते हैं, इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो गोल्ड प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये वीडियोस मैं कर रहा हूँ, आप इनको देखिएगा। लेकिन डे टू डे बेसिस पे तो खैर अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मेरे पास यहाँ मेरी डे जॉब है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लेटली मैं पाकिस्तानी मार्केट को मैं देख भी नहीं रहा। अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आउटलुक कैसा है इस पर भी मैं कुछ ज़्यादा बात कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान बेस्ड एक्सपर्ट से कोशिश करूँगा किसी से कनेक्ट हूँ, उसका इंटरव्यू करूँ तो फिर आप लोगों को अपडेट दूंगा। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ज़रूर चाहिए। अभी तक तो लग रहा है स्टॉक मार्केट जो है वो लास्ट 6 मंथ में भी आई थिंक 30% रिटर्न दिया है। जनवरी में सिर्फ 1% दिया है, बट 1 जनवरी में लोग प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं अक्सर, और पोजीशंस अपनी वो करते हैं, क्या कहते हैं, रीएडजस्ट करते हैं पोर्टफोलियो को। तो 1 महीने की बेस पे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब आप, ये आपके ऊपर है कि आप इस वक्त गोल्ड में आपको ज़्यादा अगर नज़र आ रहा हो तो आप ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ लगा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कम कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर होनी ज़रूर चाहिए, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी आए आप पहले से इन्वेस्टेड होंगे, आप डिसाइड कर लेंगे कि आपने उसके अंदर मज़ीद एक्सपोजर लेना है कि नहीं लेना। मेरे ख़्याल में आज के लिए ये काफ़ी है। हमने 5 टॉपिक्स कवर कर लिए अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सीरीज़ के अंदर, और फ्यूचर में जो मैंने टॉपिक कवर करने हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब आपसे इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।